दोस्तों मैंने iQOO Neo 10R को पूरे 28 दिनों तक यूज किया इसकी हार्डकोर गेमिंग, बैटरी, कैमरा और AI फीचर्स के साथ। तो अब फाइनली मैं आपको बता सकता हूं कि क्या ये फोन लॉन्ग टर्म यूज के लिए है या फिर नहीं। ऑल्सो हमने इस फोन को पोको F6 से भी कंपेयर किया है और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फोन बेस्ट है। अब वैसे तो हम इस वीडियो को 2 दिन पहले ही शूट करने वाले थे, लेकिन तभी इसमें BGMI के अंदर 120 FPS का ऑप्शन आ गया। तो फिर क्या, हमने इसके 120 FPS वाले ऑप्शन को इन डिटेल 2 दिन में अच्छे से चेक किया है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको इस फोन का डिटेल रिव्यू देने वाला हूं ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। एंड साथ ही आपको मैं अपने बारे में बता दूं तो आई एम अ गेमर एंड मैं मल्टीपल चैनल्स पे गेमिंग करता हूं, BGMI, माइनक्राफ्ट एंड बहुत सारे पीसी गेम्स के साथ। तो मेरे से अच्छा शायद ही आपको कोई बता पाएगा कि ये गेमिंग फोन है भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसके गेमिंग सेक्शन से। अब देखो इस फोन में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर आता है एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसका अंतुतु स्कोर 1.7 मिलियन प्लस आता है। बट जब हमने इसको 7 डेज यूज करने के बाद इसका अंतुतु स्कोर चेक किया था तो वो 1.5 मिलियन ही आ रहा था। मतलब हमने उसको 3 से 4 बार चेक किया बट हमको 1.5 मिलियन से ज्यादा अंततः स्कोर मिल ही नहीं रहा था। अब उस वाली वीडियो पे काफी लोगों के कमेंट आए थे कि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद इसका अंततः स्कोर 1.7 मिलियन आने लगे। अब इसमें अपडेट आया और साथ ही हमने इसको 28 दिन यूज करने के बाद जब इसका अंततः स्कोर चेक किया तो हमको स्टिल 1.5 मिलियन स्कोर मिला। मतलब हमने 2-3 बार चेक किया बट ये फोन 1.7 मिलियन तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब जब कंपनी अंततः स्कोर चेक करती है तो वो एक डिफरेंट कंडीशन में चेक करती है, बट हाँ 1.5 मिलियन भी इज नॉट बैड। और जब भी हमने इसका अंततः स्कोर चेक किया तब इसमें ना के बराबर फोटोज एंड वीडियोस थी एंड स्टोरेज बिल्कुल ही खाली थी। एप्स के नाम पर ओनली BGMI और 2-3 एप्स और थे बस। और मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 12 GB रैम विद 256 GB स्टोरेज वाला, जिसमें UFS 4.1 की स्टोरेज आती है। तो अब इसके गेमिंग रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वैसे तो हमने इसमें 28 डेज तक गेमिंग करी थी ऑन 90 FPS इन BGMI, तो हमको सेम रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो कि मैंने 7 डेज वाली वीडियो में कवर किया था। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले इसमें 120 FPS का ऑप्शन अनलॉक हो गया है इन BGMI। तो गेमिंग टेस्ट के लिए सबसे पहले हमने इसमें BGMI में 120 FPS का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। फिर 1 आवर के इंटेंस गेमिंग, मतलब कि BGMI का नया इवेंट मोड जहां पर 40 से ज्यादा बंदों ने जंप किया था एंड हमने इसको चेक किया था एस मास्टर लॉबी में, मतलब कि बोट्स वगैरह नहीं थे, सारे के सारे रियल प्लेयर्स थे। वैसे मैंने कई यूट्यूबर्स को इसका गेमिंग टेस्ट करते हुए देखा था जहां पर वो इस फोन में गेमिंग के नाम पे TDM खेल रहे थे एंड कुछ यूट्यूबर्स ने इसमें BGMI का इवेंट मोड खेला था। बट पहली चीज उन्होंने रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं किया था एंड वो पूरे मैच छुप छुप कर खेल रहे थे। अब देखो रियल टेस्ट जब भी होता है कि जब आप इसमें पहली बात तो रिसोर्स पैक डाउनलोड करो और दूसरा कि आपकी लीग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो गोल्ड या ब्रोंज लॉबी में खेल रहे थे। क्योंकि जब आप एक अच्छी लॉबी में खेलते हो तभी फोन का असली टेस्ट होता है। तो देखो इंटेंस गेमिंग ऐसे नहीं होती, इसलिए ट्रू रिव्यू करने वाले मेरे जैसे बंदों को अभी सब्सक्राइब कर लो नीचे जाके। तो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत TDM खेलने के बाद जब हमने इसमें 1 आवर की इंटेंस गेमिंग करी इन एस मास्टर लॉबी तो इसका टेम्परेचर पहुंच चुका था 37.8 डिग्री सेल्सियस तक, विच इज नॉट बैड। बट जब हमने इसमें अगेन 1 आवर की गेमिंग करी तो इसका टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच चुका था। मतलब कि फोन हीट तो हो रहा था बट ओवर हीट नहीं हो रहा था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या FPS ड्रॉप हुए? अब देखो 1 आवर की इंटेंस गेमिंग के बाद इसके FPS 120 से ड्रॉप होकर 110 तक आ गए थे। मतलब कि 120 FPS स्टेबल नहीं थे बट 110 भी बैड नहीं है। अब 2 आवर्स की गेमिंग के बाद फोन हीट हुआ था जिस वजह से FPS 100 तक आ रहे थे। बट हाँ 4 आवर की इंटेंस लगातार गेमिंग के बाद भी फोन के FPS 100 से नीचे नहीं जा रहे थे। एंड ये सब चेक करते टाइम हमारे रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री टू 20 डिग्री के बीच में था। और इन सबको चेक करते हुए मुझे इस फोन की 2 चीजें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी। फर्स्ट वन इज वेपर कूलिंग चैम्बर, मतलब कि जैसे क्लासिक रैंगल का मैच खत्म होता था तो इसका वेपर कूलिंग चैम्बर नेक्स्ट मैच के स्टार्ट होने से पहले फोन का टेम्परेचर को काफी हद तक कम कर देता था, जिससे कि स्टार्टिंग में इवेंट मोड पर जंप करते हुए बढ़िया FPS आते थे। एंड सेकंड वन इसकी बैटरी, मतलब 2 आवर्स की इंटेंस गेमिंग के बाद भी इसकी बैटरी 34% ड्रॉप हुई है ना इंप्रेसिव। मतलब इसमें आप 4 आवर्स तक की इंटेंस गेमिंग कर सकते हो। याद रखना क्लासिक रैंगल इवेंट मोड वाली, मतलब उसमें ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है क्योंकि इवेंट मोड रहता है एंड बंदे भी ज्यादा होते हैं। अब इसकी बैटरी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि 6400 mAh की बैटरी सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाती है इसके 80 वोल्ट चार्जर की हेल्प से। तो फर्स्ट वीडियो में काफी लोगों ने पूछा था कि क्या इसमें iQOO की सुपर कंप्यूटिंग चिप आती है, तो वो इसमें नहीं आती। इसमें 10 5G बैंड्स आते हैं Wi-Fi 6 के साथ एंड ब्लूटूथ वर्जन भी 5.4 मिल जाता है। इसकी 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले गेमिंग के लिए भी बढ़िया है, स्मूथ भी है एंड धूप में भी बढ़िया काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं पोको F6 की, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इन दोनों ही फोन्स में सेम प्रोसेसर आता है बट इसका प्राइस काफी ज्यादा कम है। तो मैं पोको F6 की तरफ जाऊंगा। देखो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं कि पोको F6 आपको क्यों नहीं लेना। पोको F6 में BGMI के अंदर 120 FPS का ऑप्शन नहीं आता, बैटरी भी सिर्फ 5000 mAh की है, ये IP64 रेटेड है और iQOO Neo 10R IP65। एंड इन दोनों फोन्स की कूलिंग के मामले में iQOO Neo 10R के आसपास भी नहीं है ये। इसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आती है एंड iQOO Neo 10R में 144 हर्ट्ज की। और पोको F6 की बैटरी तो भाई पानी की तरह ड्रॉप होती है, मतलब 2 आवर्स की गेमिंग के बाद इसमें 43% बैटरी ड्रॉप हुई थी। तो अब बताओ कि क्यों लेना है पोको F6, क्योंकि iQOO Neo 10R के आगे इसका कोई
कंपैरिजन ही नहीं बनता। बट हाँ, इस साल पोको F7 भी आने वाला है, तो वो देखने वाली बात होगी पोको उसमें क्या क्या इंप्रूव करता है। अब iQOO Neo 10R के कैमरा और बाकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसके बैक में 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बो मिल जाता है, जो कि डिसेंट फोटोज क्लिक कर लेता है। मतलब पोर्ट्रेट्स भी अच्छे आते हैं। मैं बहुत ज्यादा बुरे नहीं बताऊंगा और बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं बताऊंगा, मतलब काम चलाने लायक आ जाती है। एंड इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिससे सेम बढ़िया फोटोज आ जाती है। अब देखो, ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है। अगर आप एक कैमरा लवर हो तो इस फोन को अवॉइड करना। बट हाँ, कैमरा इतना भी बेकार नहीं है कि फोटोज देखने के बाद आपको रिग्रेट होगा। मतलब अच्छी खासी फोटोज आ जाती हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आप इसके बैक कैमरा से 4K 60 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। देखो, AI फीचर्स बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुके हैं एंड इस फोन में भी सारे AI फीचर्स आते हैं। AI इरेजर, सर्कल टू सर्च जैसे सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं एंड ये स्मूथली वर्क भी करते हैं। एंड ये अब आप पे डिपेंड करता है कि इन AI फीचर्स को आप कितना यूज करते हो। 28 डेज की टेस्टिंग के बाद हमको इसके सॉफ्टवेयर में भी कोई बग नहीं दिखा एंड इसका UI देखो, आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको iQOO का UI अच्छा लगता है या फिर नहीं। डेली यूज में ये काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है एंड ये 3 इयर्स ऑफ OS अपडेट एंड 4 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस के साथ आता है। तो अब इस 28 दिन के इंटेंस टेस्ट के बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। अब प्रोज में मैं काउंट करूंगा इसकी गेमिंग को, मतलब 120 FPS की गेमिंग आती है। स्टेबल नहीं आती, बट हाँ 100 FPS से प्लस गेमिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। मतलब अगर आप लगातार गेमिंग करोगे तो 4 से 5 घंटे तक की गेमिंग कर सकते हो और नॉर्मल गेमिंग करोगे 1 आध या 2 घंटे की, तो आराम से 1 या 1.5 दिन इसकी बैटरी आराम से चलेगी और 1 घंटे के अंदर वापस चार्ज भी हो जाएगी। और इससे फोटोज भी अच्छी खासी आ जाती है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोलूंगा, बट हाँ अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। एंड AI फीचर्स भी इसके सारे स्मूथली वर्क करते हैं एंड साथ ही इसके UI में अभी तक मेरे को कोई बग देखने को नहीं मिला। 28 दिन के रगड़ यूज के बाद भी ये एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। अब कौन में देखो, 28 दिन के यूज करने के बाद अभी भी मेरा आंसर सेम है कि कंपनी इसको गेमिंग फोन बोलकर बेच रही है एंड उस मामले में ये बीस्ट है। मतलब हाँ, अंडर 30 के आप इसको किसी भी फोन से कंपेयर कर सकते हो एंड ये आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। तो इन दी एंड अपने 28 दिन के एक्सपीरियंस के बाद क्या मैं आपको ये फोन रिकमेंड करना चाहूंगा? तो आंसर इज यस। ऑल्सो हो सके तो इसका UFS 4.1 वाला ही वेरिएंट लेना। मतलब 3.1 वाला भी अच्छा है, बट इन दोनों में ही सिर्फ 2000 रुपए का अंतर है, तो 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना UFS 4.1 वाले के लिए। तो अगर ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं। बाय।